नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारत इतिहास वस्तुनिष्ठ पप्पू सिंह प्रजापति की पुस्तक को पढ़ने वाले हैं, जो कि एमसीक्यू है, यानी कि वस्तुनिष्ठ है। पिछले कक्षा में हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। अब आगे की और हम लोग बढ़ते हैं। जो भी प्रश्न है उसको अब आगे की क्रम में हम लोग देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है हमारा कि सूची 1 के साथ सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए हमारा है जैसे कि भारवी, तो भारवी ने क्या लिखा है, तो भारवी ने जो है कूट में सही उत्तर को चुनना है, यानी कि मैचिंग करना है। ठीक है, तो भारवी ने क्या लिखा है, तो कीर्ता अर्जुनियम जो है लिखा है भारवी, तो 2 नंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 का 2 खोजेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 का 2 यहां पर है, दिया हुआ है। देखिए कैसे हम लोग क्वेश्चन को जो है जल्दी से एग्जाम में टिक करेंगे, उसको हम लोग को जानना है। उसके बाद सारे क्वेश्चन को मैं बताऊंगा कैसे किया जाता है। तो देखिए भारवी, तो भारवी ने लिखा था क्या, कीर्ता अर्जुनियम लिखा था, तो ऑप्शन नंबर 2। तो हम लोग देखेंगे अ का 2, अ का 2, अ का 2। देखिए 3 और 4 ऑप्शन में 2 नंबर दिया हुआ है अ का। उसका एक स्टेप और बढ़ेंगे। हर्ष ने क्या लिखा था, तो हर्ष ने क्या लिखा था, नागानंद। ठीक है, हर्ष ने क्या लिखा है, तो नागानंद। तो ऑप्शन नंबर 4 को देखेंगे तो ब का 2। अब ब में हम लोग देखेंगे, माफ कीजिएगा, ब का 4 नंबर देखेंगे, तो ब का 4 खोजेंगे, तो ब का 4। ठीक है, ब का 4 यहां है, ब का 4। तो ऑप्शन नंबर देखिए 2 हमारा हो गया, 4 हो गया, और यहां भी 2 था और यहाँ 1 है। तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया ऑप्शन की बात। हम लोग को चारों चेक नहीं करना है, हम लोग को समय बचाना है, क्योंकि हमारे पास जो है समय का अभाव होता है। ठीक है, समय को बचाते हुए हम लोग को सारे क्वेश्चन को सही करना है। ठीक है, तो ये हुआ स्ट्रेटजी, यानी कि ये हुआ उचित रणनीति कि किस तरह से हम लोगों को कम समय में प्रश्नों को टिक करना है। ये तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं। तो भारवी ने लिखा कीर्तार्जुनियम, हर्ष ने नागानंद, कालिदास का है मालविकाग्निमित्रम, राजशेखर का हो जाएगा कौन सा, तो राजशेखर का है कर्पूर मंजरी। ठीक है, ये तो हो गया। आइए हम लोग इसका डिटेल को भी देख लेते हैं। ठीक है, भारवी कीर्तार्जुनियम, हर्ष नागानंद, कालिदास मालविकाग्निमित्रम, कालिदास का एक और पुस्तक है रघुवंशम, उसका राजशेखर कपूर मंजरी। हो गया यहां तक, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए कालिदास रघुवंशम, ठीक है, भास का स्वप्न वासम दत्ता, ठीक है, ठीक है, उसके बाद सून बंधु, ठीक है, सुबंधु का क्या होगा, कादम्बरी, यही गलत है। कादम्बरी जो है वान भट्ट के द्वारा लिखा गया है, सुबंधु के द्वारा नहीं। हर्ष ने रत्नावली लिखा है, सही है। तो सुबंधु देखिए कादम्बरी वान भट्ट का है, ठीक है, और सुबंधु है वासव दत्ता का, सुबंधु वासव दत्ता का है। ठीक है, तो कालिदास रघुवंशम हो गया, भास अपना वासव दत्ता। सुबंधु ने क्या लिखा है, तो सुबंधु ने वासव दत्ता लिखा है। ठीक है, उसके बाद हर्ष ने क्या लिखा है, रत्नावली, कादम्बरी वान भट्ट। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल को देख लेंगे। देखिए तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सुबंधन लिखा है वासव दत्ता, कादम्बरी वान भट्ट, तो यही मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, बाकी सब सही है। देखिए कादम्बरी ने वान भट्ट लिखा है, सुबंधु किसने लिखा है, तो वासव दत्ता ने लिखा है। ठीक है, जिसी को हम लोग बोलते हैं लान्य धारा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से युगों में से कौन से सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो यहां है मिर्च कटिकम, सुद्रक ने लिखा है, ये भी तो सही है। बुधचरित नहीं, बुधचरित तो अश्वघोष ने लिखा है। ठीक है, वसुबंधु नहीं होगा, ये गलत है।
उसका मुद्रा राक्षक राक्षस विशाख दत्त, हर्षचरित वान भट्ट। तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? देखिए यहाँ यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ एरर है। यहाँ होना चाहिए था कौन सा सही नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न में थोड़ा सा प्रश्न एरर है, हो जाता है, प्रिंटिंग मिस्टेक होता है। ठीक है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक होता ही है कहीं ना कहीं पुस्तक में। यहाँ होना चाहिए था निम्नलिखित यो में से कौन सा सही नहीं है, होना चाहिए था। यहाँ सही है, देखिए तीनों सही है, एक गलत है। ठीक है, खैर जो भी हो। तो मृच कटिकम सुद्रक बुद्ध चरित किसने लिखा था? तो अश्वघोष ने लिखा था। ये वाला ब नंबर गलत हो जाएगा। मुद्रा राक्षक विशाख दत्त, हर्षचरित वान भट्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ स द सही है। ठीक है, ठीक है, अ स द, ठीक है, यहाँ पे सही है। तो तो अ स द सही है हमारा। अ से बुद्ध, लेकिन देखिए बुद्ध चरित अश्वघोष के रचित महाकाव्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देना चाहिए था कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा, खैर कोई बात नहीं है, वो गलत नहीं है, सही है। थोड़ा अलग वैरायटी का पूछा गया क्वेश्चन, खैर कोई नहीं। चलिए, तो यहाँ समझ में आएगा, बुद्ध चरित अश्वघोष होगा। ठीक है, आप देखिए सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, तो सूची में दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। उसके बाद दिया है वराहमिहिर। वराहमिहिर के पुस्तक कौन सा है? तो वराहमिहिर ने वृहत संहिता लिखा है, तो ऑप्शन नंबर 3। तो अ का 3 में हम लोग देखेंगे, अ का 3, अ का 3, तो 1 नंबर ऑप्शन और 2 नंबर में दिया हुआ अ का 3। अब एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। विशाख दत्त, तो विशाख दत्त का 2 पुस्तक था, कौन कौन आपको पता है? विशाख दत्त एक मुद्रा राक्षस लिखा था, दूसरा मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका, देवकी चंद्रगुप्तम। ये 2 पुस्तक हमेशा याद रखिएगा। अगर अश्व जो विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस अगर नहीं दिया रहेगा तो देवकी चंद्र गुप्तम जरूर दिया रहेगा, और यहीं पे बच्चा लोग भूल करता है। तो विशाख दत्त, देवकी चंद्र गुप्तम। ठीक है, तो ब का 4 होगा। तो देखिए ब का 4 कहाँ है? ब का 4 यहां भी है, यहां भी है, तो दो दो ऑप्शन, फिर एक स्टेप। शूद्रक का बताइए मृच कटिकम, ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए यहाँ 4, देखिए ऑप्शन नंबर 2, तो यहाँ देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जा रहा है। 1 2 3 हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, विल्हन ने क्या लिखा था? तो विल्हन में विक्राम देवचरित लिखा था, विक्रमांक देवचरित विल्हन ने लिखा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा मैच कर लेते हैं यहाँ पे कौन किसका है। तो वराहमिहिर ने वृहत संहिता, विशाख दत्त देवकी चंद्र गुप्तम, शूद्रक मिष्कटिकम, विलन विक्रमांक देवचरित लिखा था। ठीक है, ये हो गया हमारा सही, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। उसके बाद देखिए निम्न में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन एक सा सुमेलित नहीं है बताइए? कर्पूर मंजरी हर्ष का गलत। कपूर मंजरी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, राजशेखर का है, तो यही वाला गलत हो जाएगा, मतलब यही मैच नहीं कर रहा है। मालविका अग्निमुत्रम कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, सोदरानंद अश्वघोष। ठीक है, तो कपूर मंजरी गलत है। कपूर मंजरी जो है हर्ष का लिखा हुआ पुस्तक है। ठीक है, तो माफ कीजिएगा, कपूर मंजरी जो है राजशेखर का पुस्तक है। ठीक है, ये कपूर मंजरी हर्ष वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि कपूर मंजरी राजशेखर की पुस्तक है और प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, जिसे एक और नाम राटक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो कपूर मंजरी जो है ये जो है राजशेखर की पुस्तक है, हर्ष की नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल है, देख लीजिएगा। अब देखिए सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए। तो यहां दिया हुआ है सही, देखिए लेखक है और उसके ग्रंथ को मिलाना है। सर्व वर्मा, सर्व वर्मा ने क्या लिखा है? तो
तंत्र लिखा है, ठीक है। स्वरवर्मा ने का तंत्र लिखा है, ठीक है। उसके बाद शूद्रक ने क्या लिखा है, तो मिक्स कटिकम लिखा है। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखा है, ठीक है। कलहड़ ने क्या लिखा है, राज तरंगणी, जो कश्मीर का इतिहास, ठीक है। तो देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, स्वर वर्मा ने क्या लिखा है, तो कातंत्र लिखा है। शूद्रक मिर्च कटिकम, चार चार एक का चार, शूद्रक मिर्च कटिकम तीन। तो यहीं पे हम लोग मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, स्वर वर्मा, कातंत्र, शूद्रक मिश्कटिकम, विज्ञान मिताक्षरा, कलहन, राजतरंगिणी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधि वेता है। विधि वेता मतलब होता है, विधि का मतलब होता है कानून, कानून के जानकार यानी विधि वेता। कौन है, तो देखिए विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर हो जाएंगे। उसके बाद हिमाद्री हो जाएगा। उसके बाद जीमूत वाहक हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यही सब हो जाएगा, विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, जीमूत वाहक। जीमूत वाहक ने दाय भाग नामक जो ग्रंथ है वो कानून पर आधारित है, और वो भी उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकार से संबंधित है, जिस तरह से हम लोगों ने आगे पढ़ा था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अ ब द, ठीक है। अ ब द आंसर होगा अ ब द, अ ब द, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल देख लीजिए एक बार। हिमाद्री, चतुर्वर्ण, चिंतामणि, ठीक है। देवन भट्ट, स्मृति चंद्रिका, चंद्रशेखर स्मृति रत्नाकार। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखा, ठीक है। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखा, जो याज्ञवल्क्य स्मृति पर एक टीका है। जीमूत वाहन दायभाग। तो एक बात मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, ये जो मिताक्षरा है, जिसको विज्ञानेश्वर ने लिखा है, जो याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका है, ये उत्तराधिकार कानून से संबंधित है, ठीक है। और जीमूत वाहन ने दायभाग लिखा, ये भी उत्तराधिकार कानून से संबंधित है। मिताक्षरा जो है वो संपूर्ण भारत में इसका कानून लागू होता है, केवल 2 राज्य छोड़ करके, एक बंगाल, दूसरा असम। और ये जो है एक ऐसा कानून है जो कि जब पुत्र का जब से जन्म होगा तब से ही वो पिता की संपत्ति पर जो है उसका अधिकार माना जाएगा। और दाय भाग इसके ठीक विपरीत है, जब पिता की मृत्यु हो जाएगा तब पुत्र उस संपत्ति पर अधिकार माना जाएगा। यानी कि पिता की मृत्यु के बाद पुत्र का संपत्ति पर अधिकार, दाय भाग का कानून लागू होता है, जो जीमूत वाहन के द्वारा रचित है, ठीक है। दोनों ही कानून की पुस्तक है, और ये उत्तराधिकार कानून से संबंधित है। समझ में आ गया यहाँ तक। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए, पुस्तक है काव्य दर्शन और लेखक, पुस्तक और लेखक को मैच करना है। तो काव्य दर्शन, काव्य दर्शन को किसने लिखा है, तो काव्य दर्शन है 4 नंबर डांडी। तो ऑप्शन नंबर 1 का 4 कहा गया, ऑप्शन नंबर 1 का 4, 1 का 4, 1 का 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। काव्य दर्शन जो है डंडी की पुस्तक है। अष्टाध्यायी पाणिनि, अष्टाध्यायी 3 नंबर, ए का 4, बी का 3। तो देखिए बी का 3 मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया, ऑप्शन निकल गया, हमारा आंसर आ गया, लेकिन हमें पूरा डिटेल जानना है। तो काव्य दर्शन डंडी, अष्टदायी पाणिनि, महाभाष्य किसकी पुस्तक है, तो पतंजलि की। तंत्रलोक किसकी पुस्तक है, तो अभिनव अभिनव गुप्त की, ठीक है। तंत्रलोक अभिनव गुप्त की पुस्तक है। तो काव्य दर्शन डांडी, अष्टदायी पाणिनि, महाभाष्य पतंजलि, ठीक है। उसके बाद तंत्रलोक अभिनव गुप्त, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। और उसके बाद हमारा
देखिए काव्य दर्शन, डांडी, काव्य दर्शन किसका है? तो देखिए लिखा हुआ डांडी, अष्टदाई पामिनी, महाभाष पतंजलि, तंत्रलोक अभिनव गुप्त। ये हमारा डिटेल है। ठीक, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए उत्खनित स्थल हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम नीचे दिए गए हैं। तो देखिए हस्तिनापुर स्थल जो कि महाभारत काल से संबंधित है, ठीक है। तो उत्तरी गंगा घाटी के पुरातात्विक स्थल जो हस्तिनापुर है, उस पर जो है नीचे जो है उत्खनन किया गया। और मैं आपको एक बात बता देता हूं कि दो तरह से उत्खनन होते हैं। एक होते हैं क्षैतिज उत्खनन, क्षैतिज उत्खनन मतलब ऊपर ऊपर से एक भूभाग पर उत्खनन करना। एक होता है लंबवत, लंबवत माने ऊपर से नीचे की ओर। बात समझ में आया? जैसे एक लाइन पढ़ते हैं ना, ये मान लीजिए उदाहरण के लिए लाइन है, देखिए ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऊपर से आ रहा है नीचे तक, तो इसको हम लोग बोलते हैं लंबवत उत्खनन। और देखिए ये वाला जो लाइन है ऐसे स्टार्ट हुआ ऐसे जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये लाइन आपको नजर आ रहा है ना, ये लाइन जो ऐसे जा रहा है इसको बोलते हैं क्षैतिज उत्खनन। और ये जो लाइन यहां से स्टार्ट हुआ नीचे की ओर पूरा बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं लंबवत उत्खनन। तो देखिए जब भी कभी लंबवत उत्खनन होगा, यहां से उत्खनन स्टार्ट हुआ एकदम नीचे तक जाएगा, तो उस उत्खनन को हम लोग लंबवत उत्खनन बोलेंगे। और उसमें एक लेयर पाया जाएगा, ठीक है। लेयर का मतलब एक स्तर पाया जाएगा। प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर, चतुर्थ स्तर और पंचम स्तर पाया जाएगा। जो स्तर सबसे नीचे होगा उस स्तर को हम लोग बोलेंगे सबसे प्राचीन है वो। और जो स्तर प्रथम यानी सबसे ऊपर पाया जाएगा वो सबसे नवीन होगा, ठीक है। समझ में आया? और क्षैतिज उत्खनन होता है ऊपर ऊपर उत्खनन करना है, एक निश्चित भूभाग पर एक एरिया दे दिया जाता है, उस एरिया पर ऊपर ऊपर उत्खनन किया, उसको क्षैतिज उत्खनन बोलते हैं, लंबवत ऊपर से नीचे। तो देखिए उत्खनित स्थल हस्तिनापुर संस्कृति क्रम में ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर निम्नलिखित जो भी ऊपर की ओर निम्न अनुसार है क्या क्या जो पाया गया ऊपर से लेकर के नीचे, यानी कि लंबवत उत्खनन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ नहीं, मैं बता दे रहा हूं। लंबवत यानी ऊपर से लेकर के नीचे तक, उसको हम लोग लंबवत उत्खनन बोलते हैं। तो उसमें क्या है, एक लेयर पाया जाएगा, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, पांचवा लेयर। तो जो जब उत्खनन हुआ हस्तिनापुर में, तब 5 प्रकार के लेयर पाए गए हैं, ठीक है। तो प्रथम लेयर से क्या पाया गया? तो प्रथम लेयर से गेरुए रंग के मृद भाड़ पाए गए, ठीक है, जिसको हम लोग ओसीपी कहते हैं। तो ओसीपी काल, तो ऑप्शन नंबर 3 पहले स्तर से ओसीपी पाया गया, ठीक है, 3 नंबर होगा। देखिए 3 नंबर, और यहां भी 3 नंबर है, ठीक है। उसके बाद क्या पाया? जब दूसरा स्टेप यानी कि दूसरा स्तर पे क्या पाया गया? तो पीजीडब्ल्यू यानी कि चित्रत धूसर मृद भाड़ पाया गया, पीजीडब्ल्यू, पीजीडब्ल्यू चौथा नंबर। तो देखिए यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा अगर देखा जाए तो, लेकिन हमें पूरा पढ़ना है। तो प्रथम स्तर पे हम लोग को गेरुए रंग के मृद भाड़ यानी कि ओसीपी पाया गया। द्वितीय स्तर पर चित्रित धूसर मृद भाड़, ठीक है, जिसको हम लोग पीजीडब्ल्यू बोलते हैं, वो पाया गया। तीसरे स्तर से उत्तरी काले पॉलिश मृद भाड़ पाया गया, जिसका शॉर्ट नाम है एनबीपीडब्ल्यू, ठीक है, एनबीपीडब्ल्यू, ठीक है, पाया गया। उसका चौथे स्तर से जो है क्या पाया गया? देखिए यहां पे चौथे स्तर से क्या पाया गया? तो चौथे स्तर से जो है हाँ चौथे उत्तर उत्तरी काले पॉलिश मृद भाड़ पाए गए, जो कि तकरीबन ऐसा माना जाता है कि कुषाण काल से संबंधित था, ठीक है। उसका 5वें स्तर से जो है लोहित चमकीले मृद भाड़ पाए गए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, जो आपके बुक में नहीं भी था वो भी मैंने बता दिया। एक होता है क्षैतिज उत्खनन, एक लंबवत उत्खनन। तो यहां देखिए नीचे से ऊपर की ओर जब भी मतलब
उत्खनन किया जाता है उस हिसाब से एक लेयर बनाया जाता है। ठीक है, तो नीचे वाला जो 5 प्रकार का लेयर पाएगा, जो पहला लेयर होगा एकदम नीचे का लेयर होगा वो सबसे प्राचीन माना जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा पाया गया, तो मैंने आपको बताया गेरुए रंग का, देखिए यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। गेरुए रंग का पहला प्रथम स्तर से गेरुए रंग का मृद बाण, जिसको ओसीपी कहा जाता है। द्वितीय में चित्रित धूसर मृद बाण, जिसको पीजीडब्ल्यू कहा जाता है। तीसरे स्तर से उत्तरे काली पॉलिश मृद बाण पाया गया, जिसको एनबीपीडब्ल्यू कहा जाता है। उसके बाद देखिए चौथे स्तर से कुषाण कालीन एक पॉलिश मृद भाड़ पाया गया है। तो उत्तर उत्तरी काले पॉलिश मृद भाड़। उसके बाद देखिए 5वां स्तर से क्या पाया गया है, लोहित चमकीले मृद भाड़। ठीक है, और मृद भाड़ का मतलब आपको पता है ना, मृद भाड़ का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। ठीक है, मिट्टी के बर्तन, उसको हम लोग बोलते हैं मृद भाड़। इस मृद भाड़ पे जो अनाज रखने का काम में मैंने अनाज रखने के उपयोग में लाया जाता था मृद भाड़। कई तरह के मृद भाड़ हुआ करते थे, बड़े छोटे। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद भारोपीय। देखिए भारोपीय का मतलब होता है हिंदी आर्य भाषा, उसको हम लोग बोलते हैं भारोपीय भाषा। ठीक है, तो देखिए हिंद आर्य भाषा को ही भारतीय भाषा बोला जाता है। ठीक है, तो भारतीय भाषा का प्रचलित अभिलेख प्रमाण जो मिलता है वो इराक से मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है अगला। देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट के साथ जो है सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए जाली प्रकार के उत्खनन, तो देखिए जाली प्रकार के जो उत्खनन है वो कौन सा है, तो RES व्हीलर के द्वारा। ठीक है, दूसरा है अस्तर विन्यास का सिद्धांत, तो अस्तर विन्यास का सिद्धांत कौन है, थॉमस जेफरसन। ठीक है, रेडियो कार्बन तिथि का पद्धति किसके द्वारा किया गया है, तो FW लीवी के द्वारा, FW लीवी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद त्रिआयामी मापन पद्धति किसके द्वारा किया गया है, तो प्रिंट रिवर्स पद्धति। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाए, तो ऑप्शन नंबर 2 देख लीजिए। ठीक है, जाली प्रकार का उत्खनन, जाली प्रकार का उत्खनन होगा RES व्हीलर, तो 2 नंबर, ए का 2, ए का 2, ए का 2। ठीक है, ए का 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए इसका डिटेल भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। जाली प्रकार का उत्खनन RES व्हीलर। ठीक है, अस्तर विन्यास का सिद्धांत थॉमस जेफरसन, रेडियो कार्बन तिथि पद्धति FW लीवी, त्रिआयामी मापन पद्धति प्रिंट रिवर्स पद्धति। ठीक है, ये नेट में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद देखिए रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण की पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम कहां हुआ था, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारित की पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंट रिसर्च मुंबई यानी महाराष्ट्र में हुआ था। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, तो सही उत्तर है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंट रिसर्च मुंबई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। देखो अगला है हमारा निम्नलिखित पुरातत्ववेत्ता। ठीक है, पुरातत्ववेत्ता को उनके काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो पुरातत्ववेता है, उसके काल के अनुसार उसको व्यवस्थित करना है। तो देखिए सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले आएगा जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। उसके बाद जेम्स फर्ग्यूसन, ठीक है, जेम्स फर्ग्यूसन आएगा। पहले जेम्स प्रिंसेप, उसका जेम्स फर्ग्यूसन, उसके बाद आएगा एडवर्ड थॉमस, उसका एलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है। तो दो, देखिए 2 1 4, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए उसके सही अनुक्रम को दिया गया है, कालक्रम को, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स फर्ग्यूसन, एडवर्ड थॉमस, एलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है। उसके बाद देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए विलियम जोन्स, तो विलियम जोन्स का क्या हो जाएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। विलियम जोन्स का क्या हो जाएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। जेम्स प्रिंसेप का क्या होगा, तो जेम्स प्रिंसेप का हो जाएगा आपका सिंधु की, कहा गया, सिंधु की लिपि का उद्वाचन। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, कनिंगम। कनिंगम ने क्या किया, तो भारतीय सिक्के से संबंधित, ठीक है, उन्होंने उत्खनन किया और उसका प्रयोग में लाया। सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब इसके डिटेल को थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। तो देखिए इसके डिटेल दिए हुए हैं, विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जेम्स प्रिंसेप सिंधु घाटी लिपि का उद्वाचन, कनिंगम भारतीय सिक्के, सर जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित यात्रियों के उनके भारत आगमन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन सा यात्री कब भारत आया था, उसके क्रम को सजाना है, कौन सा यात्री भारत में सबसे पहले आया उसको समझना है। तो सबसे पहले आया ह्वेनसांग, ठीक है। ह्वेनसांग के बाद आया है आपका, ह्वेनसांग आया था, ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के समय में भारत आया, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा दूसरा नंबर में इबन बतूता, रहला के, रहला जिन्होंने लिखा था। उसके बाद आएगा तीसरा नंबर में बर्नियर, चौथा नंबर में विलियम हॉजेज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए सही होगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। और इसका डिटेल भी देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले आया ह्वेनसांग, इबन बतूता, बर्नियर, विलियम हॉजेज। निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, वेदों की रचना सबसे पहले। और देखिए वेद जो शाश्वत माने जाते हैं, अपुरुषीय माने जाते हैं, क्योंकि उसकी रचना किसी पुरुष के द्वारा नहीं रचित किए गए हैं, वो पहले से ही उनका अस्तित्व कहीं ना कहीं रहा है। तो अपुरुषीय कहे जाते हैं वेदों को, क्योंकि किसी भी पुरुष के द्वारा उनकी रचना नहीं की गई है, ठीक है। उसके बाद देखिए उसका ऋग वेद के बाद क्या होता है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन माने जाते हैं और यही सबसे पहले है। वेदों में 4 वेद में एक वेद ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। उसके बाद देखिए ऋग्वेद के बाद में आता है, सबसे पहले पिटकों की रचना होती है, जिसमें से त्रिपिटक होते हैं। और इसी के समटाइम में, माने इसी के कुछ समय बाद जो है मौर्य काल में, तकरीबन 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास या 600 बीसी के आसपास में जो है मौर्य काल में अर्थशास्त्र की रचना होती है। उसके बाद विदेशी यात्रियों का विवरण, इंडिका नामक पुस्तक, मेगास्थनीज की पुस्तक, ठीक है, लिखी जाती है इंडिका। तो सबसे पहले ऋग्वेद आता है, उसका त्रिपिटक आता है, उसका अर्थशास्त्र, उसका इंडिका। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, देखिए सबसे पहले ऋग्वेद, क्योंकि वेदों की जो है सबसे पहले वेद जो
वेद आते हैं, सबसे प्राचीन वेद है, 4 वेद में एक वेद है ऋग्वेद और सबसे प्राचीन है। ठीक है, वेदों की रचना अपुरुष है, किसी भी पुरुष के द्वारा वेद नहीं रचा गया है, ये शाश्वत माने जाते हैं, इनका अस्तित्व शुरू से ही रहा है वेद का। ठीक है, और सब 4 वेद में सबसे प्राचीन वेद और सबसे पहला वेद ऋग्वेद। वेद के बाद कौन आता है, पिटकों की रचना होती है, और पिटक में एक पिटक है जिसको बोलते हैं हम लोग त्रिपिटक। ठीक है, उसके बाद इसी के समकाल जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंध समकालीन इसका समय काल रहता है, मौर्य काल चलता है, जिसमें जो है विष्णुगुप्त के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना होती है मौर्य काल में। और मौर्य काल के बाद जो है विदेशी यात्रियों का विवरण, जिसमें मेगास्थनीज जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखता है। तो समझ में आ गया, सबसे पहले आएगा 2 नंबर यानी ऋग्वेद, ठीक, उसके बाद आएगा पिटक चौथा, उसके बाद आएगा तीसरा, उसके बाद आएगा पहला। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। और देखिए यहाँ डिटेल दिया हुआ है, ऋग्वेद, त्रिपिटक, ठीक है, अर्थशास्त्र, इंडिका। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित को काल अनुसार यानी कि काल क्रम के अनुसार सजाना है और नीचे दिए गए कूट के संकेत को सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो सही उत्तर को यानी काल क्रम के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले आता है मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आता है। ठीक है, सबसे पहले मेगास्थनीज आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आता है, और यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज लिखता है। तो सबसे पहला कौन आया, मेगास्थनीज, इसके दरबार में आया तो चंद्रगुप्त मौर्य के, और कौन सा पुस्तक लिखता है, तो इंडिका नामक पुस्तक लिखता है। उसके बाद आता है फाइयान आता है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आता है। ठीक है, और जो इसका यात्रा वृतांत नामक पुस्तक है, ठीक है, जिसका नाम है फो क्यों की, ठीक है, नाम से पुस्तक लिखता है, अपने यात्रा वृतांत लिखता है। उसके बाद आता है हैंसोंग, उसके बाद कौन आता है, हैंसोंग आता है, जो चीनी यात्री है, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आता है, और सी यू की नाम से एक पुस्तक लिखता है। ठीक है, उसके बाद आता है अलबरूनी, ठीक है, जो मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में आता है, यानी कि मोहम्मद गजनवी के साथ ये भारत आता है। ठीक है, मोहम्मद गजनवी के समय में मतलब साथ में ये भारत आता है, और ये तहकीके हिंद नामक पुस्तक लिखता है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा हमारा मेगास्थनीज, 2 नंबर ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद आता है 1 नंबर फाइयान, 3 नंबर हैंसंग, उसका दलबुरुन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब इसका डिटेल भी थोड़ा सा देख लीजिए। तो देखिए मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में है, इंडिका नामक पुस्तक लिखा, फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इसका शासनकाल में भारत आया और अपनी यात्रा वृतांत फो क्यू की नाम से लिखता है। उसके बाद हैंसोंग, जो हर्षवर्धन के समय में भारत आता है, शासनकाल में भारत आता है, और सी यू की नाम से अपना यात्रा वृतांत लिखता है, यानी कि अपना एक पुस्तक लिखता है। अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ, ठीक है, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आता है, और तहकीके हिंद नाम से पुस्तक लिखता है, जिसको हम लोग भारत की खोज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए सूची 1 के साथ सूची 2 से सुमिलित कीजिए और प्रदत्त कोड को सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो पहला है जुड़वा टीला का प्रमाण। तो जुड़वा टीला का प्रमाण क्या हो जाएगा, तो जुड़वा टीला यानी कि हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, जुड़वा टीला का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद आ जाएगा विदत, विदत में आ जाएगा ऋग्वेद। उसमें आ जाएगा कर्म का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत को हम लोग ब्रह्मवाद के नाम से जानते हैं। उसके बाद सप्तांग सिद्धांत किसने दिया था, तो अर्थशास्त्र में है, चाणक्य द्वारा सप्तांग सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 2 नंबर, ए का 2, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, देख लीजिए। जुड़वा टीला
जुड़वा टीला, हड़प्पा सभ्यता, विदत, ऋग्वेद, कर्म का सिद्धांत, ब्रह्मवाद, ठीक है, या ब्राह्मणवाद भी बोलते हैं हम लोग। उसके बाद सप्तांग सिद्धांत, अर्थशास्त्र, ठीक है। उसके बाद देखिए, ब्रुस्टोफैदन क्या है? तो देखिए, भाड़ बनाने की शैली नहीं, मानक निर्माण की शैली, लेखन शैली, ठीक है, प्रतिमा शैली, देखिए लेखन शैली होगा, ठीक है, लेखन शैली होगा, ठीक है, लेखन शैली। एक्चुअल में जो ब्रुस्टोफेदन है, ये लेखन शैली या लिपि का कहते हैं हम लोग इसको, ब्रुस्टोफेदन। ब्रुस्टोफेदन का आकार जो है सांप के आकार की तरह है, ठीक है, ये है हमारा ब्रुस्टोफेदन। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं, एक मिनट रुक जाइए, देखिए ब्रुस्टोफेदन इसको बोला जाता है, ठीक है, ब्रुस्टोफेदन, ठीक है, सांप के आकार की लिपि को हम लोग ब्रुस्टोफेदन कहते हैं। और इसका आकार कैसे, देखिए सबसे पहले बाएं होगा, ऐसे गया, फिर यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो बाएं से दाएं होगा, ठीक है, तो बाएं से लिखेगा कैसे, बाएं से ऐसे करके, बाएं से दाएं, और फिर बाएं से दाएं, और दाएं से फिर बाएं हो जाएगा, ठीक है, यही है ब्रुस्टोफेदन। और सिंधु घाटी की जो लिपि थी वो ब्रुस्टोफेदन थी। और अशोक की एक एरागुंडी लेख है, वो भी ब्रुस्टोफेदन शैली पर लिखा गया है, ठीक है। तो हमारा सिंधु घाटी का सभ्यता का जो लिपि है या जो शैली है, वो ब्रुस्टोफेदन शैली है, याद रखिएगा। ब्रुस्टोफेदन लिखा कैसे जाता है, बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं लिखा जाता है, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लिखा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि है वो ब्रुस्टोफेदन शैली पर आधारित है। और अशोक की जो एरागुंडी लेख है वो भी, उसका भी शैली है ब्रुस्टोफेदन शैली। समझ में आया? तो ब्रुस्टोफेदन का आकार कैसा था, सांप के आकार का, ठीक है, पेन मेरा चल नहीं रहा है, सांप के आकार का, ठीक है, इस तरह से होता है, सांप के आकार का, इस तरह से सांप के आकार का। इसीलिए ब्रुस्टोफेदन को सर्पीला आकृति के भी नाम सब लोग जानते हैं। तो ब्रुस्टोफेदन क्या है, लेखन शैली है, ठीक है, ब्रुस्टोफेदन क्या है, लेखन शैली है। सिंधु घाटी की जो लिपि थी, उस लिपि की लेखन शैली कैसी है, तो ब्रुस्टोफेदन है। अशोक का एक एरीगुंडी मैंने एरागुंडी लेख है, उसका जो लेखन शैली कैसा है, तो ब्रुस्टोफेदन, ठीक है। तो लेखन शैली ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो ब्रुस्टोफेदन एक लेखन शैली है जिसमें विभिन्न पंक्तियां लेखन की दिशा क्रमबद्ध बाएं से दाएं, मैंने आपको बताया था, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, सांप के आकार का होता है। यह हड़प्पा लिपि के कुछ लंबे लेखन ब्रुस्टोफेदन शैली में है। अशोक के एरागुंडी लेख की शैली भी ब्रुस्टोफेदन है। तो हड़प्पा की लिपि इस शैली पर आधारित है, ब्रुस्टोफेदन। अशोक की एरागुंडी लेख का भी शैली क्या है, ब्रुस्टोफेदन, ठीक है। और ये आकार कैसा है, भाई इसमें दिया हुआ नहीं है सर्पीला आकार, लेकिन बता, सांप के आकार का, ठीक है, सांप के आकार का, यहां से बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, ठीक है। समझ में आया यहां तक? उसके बाद देखिए आगे, न्याय प्रवेश, न्याय प्रवेश तर्कशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है, न्याय प्रवेश तर्कशास्त्र के लेखक कौन है, तो शंकर स्वामी। न्याय प्रवेश तर्कशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है, तो शंकर स्वामी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सूची 1 और सूची 2 के साथ हम लोगों को मिलाना है, और ये हिस्टोग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है, नेट वगैरह में पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। तो देखिए, हेमचंद्र राय चौधरी का कौन सा होगा, तो हेमचंद्र राय चौधरी का होगा मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द वैष्णव सेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए, दिलीप
के चक्रवर्ती, इसका क्या होगा? तो इसका होगा इंडियन एंड द आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 होगा। उसके बाद एच डी सांकलिया, एच डी सांकलिया जो है एक उत्खनन करता है। ठीक है, ठीक है, जिन्होंने कई सारे क्षेत्रों में उत्खनन किया और इनका नाम काफी विख्यात है। ठीक है, तो एच डी सांकलिया का क्या हो जाएगा? तो एच डी सांकलिया का हो जाएगा प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री इन इंडियन एंड पाकिस्तान, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री एंड इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद जे गोंडा का क्या हो जाएगा? जे गोंडा का हो जाएगा 3 नंबर एक्सपर्ट ऑफ अर्ली बिश्नोईज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मापिकी या मेट्रोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो सिक्कों का काल अनुक्रम का। ठीक है, काल अनुक्रम का जो है मापिकी या मेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सिक्कों का काल अनुक्रम का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सिक्कों का काल अनुक्रम। ठीक है, और सिक्कों का जो है, सिक्कों का जो माफ कीजिएगा, यहाँ गलती होगी हमसे, 1 मिनट रुक जाएगा। मापिकी यानी कि मेट्रोलॉजी निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो यह सिक्कों का भार एवं उस भार के अनुसार माप के क्रम का। ठीक है, तो सिक्कों का जो भी भार होगा, भार के अनुसार माप एवं क्रम का जो है अध्ययन किया जाता है मापिकी या मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी में क्या होता है? तो सिक्कों का भार के अनुसार माप एवं उसका क्रम को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और देखिए सिक्कों के अध्ययन को हम लोग न्यू मैथमेटिक के नाम से जानते हैं। न्यू मिसमैटिक्स के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? तो सिक्कों के अध्ययन को हम लोग न्यू मिसमैटिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे, तो मापिकी क्या है? तो मापिकी सिक्कों का भार, भार के अनुसार या भार अनुसार माप एवं और क्रम का अध्ययन है। तो मापिकी क्या है? सिक्कों का भार अनुसार माप और क्रम का अध्ययन है। ठीक है, और सिक्कों के अध्ययन को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? तो न्यू मिसमैटिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए भारतीय तर्कशास्त्र की कौन सी पुस्तक भारतीय दर्शन में नव्य न्याय प्रणाली प्रस्तुत करती है? तो कौन सा प्रस्तुत करती है? तो तत्व चिंतामणि। ठीक है, तो यहां दिया हुआ 1 नंबर में खंडन खंड खाट, उसके बाद न्याय सिद्धार्थ, ठीक है, न्याय सिद्धार्थर्जन, उसके बाद तत्व चिंतामणि, उसका पदार्थ चिंतामणि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा तत्व चिंतामणि। ठीक है, तत्व चिंतामणि और गणेश उपाध्याय द्वारा रचित नव न्याय चिंतामणि जो है, तत्व चिंतामणि गणेश उपाध्याय द्वारा रचित ग्रंथ है। यह 14वीं शताब्दी में जो है रचा गया था, और गणेश उपाध्याय जो है मैथिली ब्राह्मण थे। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा डिटेल इसको देख लीजिएगा। उसके बाद है क्षेमेंद्र के समय मार्तिका में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में से किसके साहसिक कार्यों का वर्णन मिलता है? देखिए क्षेमेंद्र के समय मातृका में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में से किसका साहित्यिक कार्य का वर्णन मिलता है? तो स्त्री का। ठीक है, तो क्षेमेंद्र कौन था? तो कश्मीरी महाकवि थे। ठीक है, और इनका जो समय मातृका जो है, समय मातृका जो है ये क्षेमेंद्र की हास्य पर आधारित एक ग्रंथ है। ठीक है, ठीक है, इसमें जो है समय मातृका में जो है कलावती नामक सुंदर वैश्या के क्रियाकलापों तथा उनके समय
कि स्त्रियों की साहसिक कार्यों का जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। स्त्री पर आधारित है समय मातृका, और समय मातृका में जो है कलावती नामक एक सुंदर वेश्या की क्रियाकलापों का तथा उस समय के स्त्रियों की जो साहसिक कार्य है उनका उल्लेख या वर्णन इस समय मातृका में किया गया है। ठीक है, यहाँ पर डिटेल थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, प्राचीन भारत के पवित्र स्थानों के इतिहास का वर्णन करने वाले संस्कृत ग्रंथ को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। देखिए, जो भी उस समय के प्राचीन भारत के पवित्र स्थान, जो एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि प्रसिद्ध मंदिर और तीर्थ स्थानों की महिमा गाने वाला, जो उस समय एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे, उसे स्थल पुराण के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, स्थल पुराण। ठीक है, अब देखिए यहाँ डिटेल में थोड़ा जानेंगे कि तेलुगु भाषा के पुराण शैली के नए प्रकार के पुराण लिखे गए थे, और जो प्रसिद्ध मंदिर और तीर्थ स्थानों को महिमा गाने वाले थे। ठीक है, और उस समय जो एक स्थान से दूसरे स्थान जो है विभिन्न प्रकार के जो है पवित्र स्थानों का इतिहास के रूप में वर्णन करते थे, जिसको हम लोग स्थल पुराण के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया है। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।